नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम निर्भय बनो के दूसरे टास्क के अंदर आगे देखते हैं। पहले टास्क का थोड़ा पुनरावर्तन कर दें तो इसके मुख्य पात्र थे प्रियोदा, इसके अलावा रूबी, कालू, मनमोहन, सूरज और कृत्यानंद ऐसे पात्रों के बारे में आज हम देख सके, जिसमें मनमोहन इस टीम में नया आया हुआ है। सूरज वह पहलवान के रूप में, मतलब जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता उसको तैरना सिखाता है। वह सब मिलकर सेवा काम करते हैं। सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलने का काम करते हैं। जो कोई व्यक्ति बीमार है तो साथी टुकड़ी मिलकर जब तक वह भला चंगा नहीं होता तब तक उसकी सेवा करते रहते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हमने आगे के क्रम के अंदर देखी थी। जिस टीम में मनमोहन का नया आगमन होता है, प्रियोदा उसकी परीक्षा लेकर उसको अपने टीम में शामिल करता है। थोड़ी हास्य भी हुआ था वहीं पर। प्रियोदा ने मनमोहन को प्रभात फेरी ने गीत गाने के लिए कहा है। वह नदी के किनारे से घर वापस लौटते हुए पुल के नीचे गाड़ी बांध गीत गाता है। उसके साथ साथ गीत गाना नहीं जानने वाला सूरज पहलवान भी गीत गाता है। सब वही ठहाका मारकर हंसते हैं। वही विद्यापति, मतलब मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि की बात बताई, और लाचारी यह एक गीत है मैथिली बुद्ध का, तो यही बात भी हमने बताई थी। आगे देखते हैं हम। बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया। फायर इंग्लिश शब्द है, बंदूक में से गोली चलाना। तो नदी के दूसरे किनारे पर से किसी शिकारी ने कोई पक्षी का शिकार करने के लिए या कोई प्राणी का शिकार करने के लिए शायद गोली चलाई होगी। तो फायर, गोली चलाने की आवाज सुनाई दी। एक पखेरु बालू पर घेर छटपटाने लगा। देखिए, पखेरु का शब्द का अर्थ भी बताया था हमने। पखेरु मतलब पक्षी। एक पक्षी वह फायर से घायल हुआ, आहत हुआ, और वह अपनी पांखें फड़फड़ाता हुआ, पांखें छटपटाता हुआ जमीन पर आकर गिरा। इसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। देखिए, विकल, व्याकुल। पक्षियों के अंदर भी प्रेम की भावना होती है। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर है, वैसे अबोध प्राणी पशु पक्षी है, उसके अंदर भी प्रेम तो है। तो एक पक्षी घायल हुआ तो उसका दूसरा जोड़ा था, चाहे नर हो या मादा, वह भी उसके पास छटपटाने लगा। वह भी व्याकुल होकर देर तक रोता। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ता हुआ। अर्दली अफसर का नौकर। क्योंकि ये सब लोग जब घर लौट रहे थे उसी समय सूर्य नारायण, मतलब सूरज पूर्व पश्चिम की ओर ढल चुका था। थोड़ा सा अंधकार भी छाने लगा था। वे सब लोग अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी समय में यह फायर की आवाज सुनाई दी और एक पक्षी छटपटाता हुआ नीचे गिर पड़ा। और इतने में एक अर्दली, मतलब एक अफसर का नौकर दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। एक शब्द है हुजूर। मालिक, और मालिक का लिखो जो होता है सेवक, नौकर। और एक शब्द है दैनी। क्या शब्द है? दैनी। दैनी मतलब पर, उसे पर भी बोलते हैं।
पशु भी बोलते हैं, इसके समानार्थी शब्द है। तो एक अर्दली एक अफसर का नौकर दौड़ता हुआ आया, उसने ये चिड़िया के पंख पकड़कर जोर से आवाज दी, मालिक हमारा शिकार मिल गया, हजूर मिल गया। इब्राहिम बोला, देखिए दूसरा पात्र आया इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचरा के साहब। वह प्रियोदा से कहता है कि सब डिप्टी साहब का अर्दली है, एक अफसर है ना, वह अफसर का नौकर है, मगर जो डिप्टी साहब है वह डिप्टी साहब का अफसर है, साला भारी खचरा है। खचरा मतलब मूर्ख, साला खचरा है, साला मूर्ख है। एक गाली बोली उसने, साला मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट वह इंग्लिश शब्द है, होल्ट का मतलब होता है रुक जाना। यह सब सारे मित्र पंक्ति बनाकर आगे चल रहे थे, इतने में इब्राहिम के मुख से ऐसे साला शब्द निकला, तो एक गाली के रूप में था, अपशब्द था। उसी समय प्रियोदा ने अपने सारे सदस्यों को जाते हुए रोका, कहा कि होल्ड मतलब रुक जाओ। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब इब्राहिम को पता चल गया कि मैंने जो गाली दी है ना, वह गाली शब्द हमारी टुकड़ी के अंदर आना चाहिए नहीं, हमारी टुकड़ी के विरोध है, हमारी टीम के नियम के विरुद्ध है। वह तत्काल इब्राहिम को पता चल गया। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द मतलब गाली या बुरा शब्द, अपशब्द मतलब बुरा शब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। यह प्रियोदा की जो टोली है उसके कुछ नियम है, और वह टोली का एक सबसे सुंदर नियम है कि यह टोली के अंदर कोई भी शब्द किसी भी प्रकार की गाली गलौज का उपयोग या अपशब्द का उपयोग करेगा नहीं। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुका, दल के नायक प्रियोदा और सदस्य से माफी मांगी, और इब्राहिम ने फौरन अपनी भूल स्वीकार कर दी, और भूल स्वीकारते हुए उसने तत्काल फौरन वह प्रियोदा के सामने, टोले के सामने माफी मांगी। बात यह है कि साले ने, और फिर क्रोध में बोल पड़ा कि बात यह है कि साले ने फिर गाली बोली, माफी मांगने के बाद भी वह अपशब्द का उपयोग करता है। सभी को हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि जिसके लिए वह माफी मांगता है वह शब्द वह फिर से मुख से निकालता। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। सभी ने गंभीर होकर कहा कि इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती, 10 होते हुए हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अगर हमारी टीम में एक व्यक्ति अगर 10 गलती करता है तो 10 गलती करने के बाद वह हमारी टीम में से बायकाट कर दिया जाता है, उसको हमारी टीम में से निकाल दिया जाता है, वह हमारी टीम में रहता नहीं। जैसे महाभारत में भी आपने देखा था कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से कहा था कि अगर जो तू 100 गलती करेगा तब तक हम माफ करेंगे, लेकिन 100 के बाद ऊपर एक भी बढ़ गई हम तत्काल तुम्हारा सिर छेद कर देंगे। तो इसी प्रकार ये टीम का भी नियम है कि कोई भी साथी मित्र 10 गलती करता है तब तक माफ कर दिया जाता है, लेकिन फिर आगे की गलती के बाद उसको टीम में से बायकाट कर दिया जाता है, टीम में रखा जाता नहीं। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज आपत्ति, लेकिन ये तो सरकारी नौकर हैं और बुरा काम करता है, ऐसे बुरे काम करने वाले व्यक्ति को गाली देने में क्या हर्ज है, क्या नुकसान? हर्ज मतलब आपत्ति या नुकसान। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कि मुंह तुम्हारा खराब होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुंदर बात बताई कि कोई हमें गाली देते हैं तो हम उसके सामने गाली दें तो अच्छी बात नहीं, वह तो खराब है तो गाली देता है, लेकिन हम भी उसके साथ हम भी गाली देंगे तो हम उनसे भी बुरा व्यक्ति माना जाएंगे।
कुत्ता हमें काटते हैं तो हम कुत्ते को काटने के लिए नहीं जाते, क्या कि वह तो ऐसा है, मूर्ख जड़ है, लेकिन हम ऐसा काम कर सकते नहीं। गांधी जी ने भी बताया था ना कि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो हम अपना दूसरा गाल उसके सामने रखेंगे, हम दूसरा तमाचा उसके सामने नहीं मारेंगे। हम वैसा काम करेंगे तो उसके अंदर और हमारे अंदर कोई फर्क रहेगा नहीं। तो वे तो मूर्ख हैं, इसलिए वैसा काम करता है, लेकिन हम उसके सामने हम उससे गाली दे तो हम उनसे भी ज्यादा मूर्ख माना जा सकते। मगर वे जो गाली देते हैं, ये ही क्यों, बहुत लोग गालियां देते, वे गाली देते उनका काम है, हम नहीं देते। हम ऐसे बुरे व्यक्ति नहीं, हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, और एक अच्छे व्यक्ति होकर हम बुरे व्यक्ति की तरह काम कर सकते नहीं। वो उसका काम है, हम हमारा काम। जैसे कबीरदास ने एक बार पानी के किनारे, नदी के किनारे पर जल पीते हुए एक डूबते हुए बूढ़ते हुए बिच्छू को देखा, और कबीरदास ने वह बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयत्न किया। एक बार हाथ लगाया तो डंक लगाया, दूसरी बार तो डंक लगाया, तीसरी बार तो भी डंक लगाया, लेकिन कबीरदास ने उसको बाहर ही निकाला। तब एक व्यक्ति खड़ा था कि आप कैसे व्यक्ति हो कि बार बार तुम्हें डंक मारता है, फिर भी आप बिच्छू को बाहर निकालते हो। तो कबीरदास ने सुंदर बात बताई थी कि वह डंक मारना उसका काम है, मेरा काम बचाना है। वह उसका काम करता है, मैं मेरा काम करता हूं। देखिए सुंदर बात। तो इसी प्रकार वह गाली देता है तो उसका काम है, उसके सामने हम गाली दे सकते नहीं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकोगे। सदस्य टीम के और एक सदस्य ने कहा कि प्रियोदा तुम इब्राहिम को समझा सकोगे नहीं, इब्राहिम हमारी बात समझ सकेगा नहीं। हमारी वह माहिन बात देरी से समझता है। माहिन सूक्ष्म, क्या माहिन मतलब सूक्ष्म, वह जो सूक्ष्म बातें हैं न, वह सूक्ष्म बातें वह देरी से समझता। मैं समझा देता हूं, देखो कि मैं समझा देता हूं। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना। एक सदस्य ने कहा कि इब्राहिम, अगर आपको इस टीम में रहना है, इस क्लब का मेंबर बने रहना है, तो आपके इस क्लब के अंदर जो नियम है उन सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत से सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो, बस बात खत्म। कि तुम ये तो जानते हो कि हमारे टीम में गाली गलौज बोलना मना। हम आपस में हंसी मजाक में भी गाली नहीं बोल सकते, और जो व्यक्ति ऐसी गाली बोलते हैं उसको हम हमारी टीम में रखते नहीं। बस यह बात खत्म, समझ गए। आपको रहना है तो गाली देना बंद करो, और अगर बायकॉट होना है तो आप अपना काम करते जाओ। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। एक सहुआइन धर्मशाला है, वह धर्मशाला तक तो सभी लोग एक साथ मिलकर आए पंक्तिबद्ध, लेकिन वहीं से अलग अलग इलाके में जाने वाले हैं वे सब, इसलिए वहीं आकर सब एक दूसरे से विदा लेते हैं। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूंगा। कालू ने कहा कि मोना मनमोहन तू हमारी टीम में नया आया हुआ है, इसलिए तू अपने घर जाते समय रास्ते में डरेगा, चल मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ाता। क्या? मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ाता, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे पहुंचा। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जाता। कि मनमोहन डरता है? प्रियोदा ने कहा कालू से कि मनमोहन डरता है क्या? चल कालू तो अपने घर जा, मनमोहन को मैं उसके घर तक छोड़ाता। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। रास्ते में प्रियोदा और मनमोहन एक दूसरे से बातचीत करते नहीं, क्योंकि मनमोहन भी नया है प्रियोदा की टीम में, इसलिए अभी कुछ बातचीत हो रही नहीं, दोनों चुपचाप चले जा रहे हैं। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। अब रात का अंधेरा है, सुनसान जगह है, और ऐसे सुनसान जगह पर आकर प्रियोदा और मोना रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, देखिए सड़क के किनारे क्या थे? पीपल के बड़े बड़े पेड़।
जिसके पर्ण बड़े होते हैं, हवा के कारण इसके अंदर से खन खन आवाज निकलती है और ये आवाज के कारण वातावरण में डर समा जाता। तो ऐसे रास्ते पर पीपल के पेड़ थे, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर मैदान, खंडहर आधा गिरा हुआ मकान, जहां ऐसे जंगली जानवर भी निवास करते हैं। रात के समय ऐसे शिकारी पक्षी भी निवास करते हैं। इसके अंदर छोटे मोटे ऐसे पेड़ पौधे या क्षुभ भी होते हैं, वहीं जाने से डर होता है। वैसा खंडहर और मैदान, एक सपाट मैदान और एक खंडहर। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी कभी मुर्दे की चीड़-फाड़ होती। एक उजड़ा मकान था, निर्जन, जहां कोई व्यक्ति नहीं रहता था। वैसे मकान की ओर अंगुली दिखाकर प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि मनमोहन, क्या यह मकान के बारे में तू कुछ जानता है? एक समय था कि इसके अंदर मरे हुए लोगों मतलब मुर्दे की चीड़-फाड़ होती थी। चीड़-फाड़ मतलब पोस्टमार्टम, मर जाने के बाद व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है। जो कोई व्यक्ति शंकास्पद मरता है तो पोस्टमार्टम करने से पता चलता है कि यह व्यक्ति की मौत किसके कारण हुई। शराब पीने से हुई है, किसी ने गला दबा कर मार दिया है उसको, या कोई जहरीली दवा खाकर मर गया है, कोई जंतु ने काटा है इसके कारण मरा है, किसके कारण वह व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वह बात पोस्टमार्टम के द्वारा पता चलता है। तो ऐसे सुने खंडहर को दिखाते हुए कहा कि यह खंडहर के अंदर पहले मुर्दों की चीड़-फाड़ होती थी, चीड़-फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था, पोस्टमार्टम मतलब मुर्दों की चीड़-फाड़। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल-किल करते रहते हैं। यहाँ प्रियोदा मनमोहन को डराने की कोशिश करता है कि यहाँ मुर्दे की चीड़-फाड़ होती थी, जिसके कारण यह आसपास के पेड़ पौधे हैं, वह पेड़ पौधे पर भूत पिशाच निवास करते हैं। ये मरे हुए लोगों की प्रेतात्मा है, वह प्रेतात्मा इस पेड़ों पर निवास करती। तो इस प्रकार प्रियोदा ने मनमोहन को डराने की कोशिश की। मैदान में प्रेतात्माएं नाचती हैं। यह जो छोटा मैदान है, यह मैदान में यह प्रेतात्माएं मतलब प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच है, वह नाचती हैं। किस प्रकार नाचती हैं? शैतानियों की तरह। देखिए शब्द है शैतानियों। एक आदिवासी जाति, आदिवासी जाति होते वे लोगों का नाच अगर आपने देखा है तो एक दूसरे के कमर में हाथ लगाकर एक दूसरे को पकड़कर साथ मिलकर नाचते। अगर आप कोई बार बाजार के मेले में जाओ तो वही देखना, वही ऐसे आदिवासी लोगों का नृत्य देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार यह छूटे मैदान में ये प्रेतात्मियां हैं, ये भूत पिशाच हैं, वह शैतानियां बनाकर नाचती। क्या डरने लगा? फिर मनमोहन ने कहा, प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि क्या डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। क्या तुम अकेले यहाँ आ सकते हो? ये तो मैं तुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया, वरना तू अकेला यहाँ आ सकता नहीं। बोल तू यहाँ अकेला आ सकता है? तो मनमोहन ने कहा कि जी नहीं। प्रियोदा हंस पड़े, बोले देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करते। फिर प्रियोदा ने मनमोहन का डर दूर करने की बात बताते हुए कहा कि मनमोहन देख, मोना देख, यह भूत पिशाच हैं, एक ऐसे लोगों को तंग नहीं करते जो लोग दास काम करते हैं, जो लोग सेवा भावी का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, वैसे लोगों को ये भूत पिशाच हैं वह कोई हैरान करते नहीं। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, तेरी जितनी उम्र है उतनी उम्र में तो मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाराज ने मुझे हंसकर कहा
कि 10 काम करने वाले तो खुद भूत होते हैं। और उसी समय मेरे गुरुजी ने कहा था मुझे कि सेवा भावी का काम करो, और सेवा भावी का काम करने वाले व्यक्ति को किसी का डर लगता नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला भगवान होता। तब से मेरे मन में से डर निकल गया, और तू भी ऐसा सेवा भावी का काम करने के लिए आज से जुट गया है, इसलिए तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना, राम रहीम ना जुदा मानो भाई। चलो डर दूर हो। और जो तुम गीत गाते थे कि गाना राम रहीम जुदा ना जानो भाई, चलो गीत गाओ। मनमोहन गाने लगा और मनमोहन गीत गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना। और इसी प्रकार गीत गाते गाते मनमोहन अपने घर की ओर चलता। और एक भी बात, सही बात, सुंदर बात बताई कि कोई रास्ते से अगर आप रात के समय अकेले जा रहे हो, आपके मन में थोड़ा सा डर समाया हुआ है, तो आप कोई बात नहीं, आप कोई भजन है, कोई सुंदर गीत है, या भगवान का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए चलो, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन है वह गीत के अंदर, भजन के अंदर राम नाम में लग जाएगा, और ये डर की बात आपके मन में से निकल जाएगी। तो अंतिम पंक्ति में भी ये सुंदर बात बताई। तो इस प्रकार यहाँ जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने की काम या फणीश्वरनाथ रेणु ने प्रियोदा के द्वारा सुंदर ढंग से बताया। तो मित्रों, क्या ये काम हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके अंदर नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर 6 प्रश्न हैं, एक वाक्य के हैं। दूसरे हैं एक वाक्य के उत्तर दीजिए, इसमें भी 6 प्रश्न हैं। 2 वाक्य के उत्तर, इसके अंदर 7 प्रश्न हैं। सविस्तार उत्तर दीजिए, इसके अंदर 4 प्रश्न हैं। 5वां प्रश्न है जोड़ मिलाइए। 6ठा वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए और सूचना अनुसार व्याकरण लिखिए। यह पूरा का पूरा स्वाध्याय आपको अपने नोट में सुंदर अक्षरों से लिखना। और ये स्वाध्याय के नीचे विशेष स्वाध्याय करके ये जो मैं आपको देता हूँ वो विशेष स्वाध्याय भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना। तो लिखें भाववाचक संज्ञा बताइए। एक, वाह बहुत मीठा से आपके गले में। आपके गले में। दूसरा लिखें तुम्हारी उम्र में। उम्र में मुझे भी डर लगता था। और तीसरा वाक्य है प्रियोदा सबको दुनिया भर की खबरें सुनाते थे। देखिए विशेषण बताइए। सूर्य नारायण
पढ़ने में कमजोर हैं। इसका देखें, डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई तो तीसरा वाक्य है मठमैले अंधकार में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। देखें, ये पर्यायवाची शब्द है। आग्रह, तन्मय, विकल, हर्ष, दैना और ये विरोधी शब्द हैं। विरोधार्थी शब्द लिखे इच्छा, बीमार, या कमजोर, अंधकार। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, ये तो आपके एक अंक के नीचे स्वाध्याय दिया है, ये स्वाध्याय पूरा लिखना है। इसके नीचे विशेष स्वाध्याय लिखना है। तो इसके अंदर भाववाचक संज्ञा, इस वाक्य के अंदर भाववाचक संज्ञा कौन सी है वह शब्द आपको ढूंढना है। इसके अंदर विशेषण कौन सा शब्द है वह ढूंढना है। इसके समानार्थी शब्द लिखना है और इसके विरोधी शब्द लिखना। इतना विशेष स्वाध्याय भी आप अपनी नोटबुक में यह स्वाध्याय के साथ में लिख दे। थैंक यू।